हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जो कि होने वाला है पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए। आज हम आपको बताएंगे 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स के बारे में बताएंगे जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड इसके अलावा मैंने खुद एग्जाम दिया हुआ है 4 से 5 बार, तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा किस टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने लास्ट के जब से भी आपका ऑनलाइन एग्जाम होने लगा है तब से मैंने सारे पेपर्स का अच्छा खासा एनालिसिस किया है, देन फाइंड किया है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता है कि जो इसका सिलेबस है नेट का बहुत समराइज वे में लिखा है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूअसली आपसे पूछे जा रहे हैं लेकिन उनका पर्टिकुलर सिलेबस में मेंशन तक नहीं उनका नाम। ठीक है, तो उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे और इसके अलावा हम उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और जितना हो सके उतना शेयर करो वीडियो को, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प मिले। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी सबसे पहली यूनिट है वो है हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, जो मैंने आपको यूनिट्स या आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स बताए हैं उन सब्जेक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है मैनेजमेंट के लिए, अगर आपको डिटेल्ड में देखना है उसको देख सकते हो, नहीं तो जिस अकॉर्डिंग मैं आपका यूनिट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोवाइड किया है, तो मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट ईयर के एग्जाम में या जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट का अच्छा खासा वेटेज था। ठीक है, तो हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जितने भी जॉब रिलेटेड कंसेप्ट हैं आपके, चाहे वो आपका जॉब एनालिसिस हो, जॉब डिजाइन हो, जॉब इवोल्यूशन हो, जॉब एनालिसिस आपका फर्दर डिवाइड होता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, वैसे ही आपका जॉब डिजाइन भी फर्दर डिवाइड होता है जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, लगातार इन पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपसे, तो इनको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। जितना हो सके इतना टाइम आप इन कंसेप्ट्स पे दो। और ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरी जो है हमारी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में आपको जो बेसिकली पढ़ना है, रिक्रूटमेंट के मेथड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन के मेथड्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनसे भी काफी टाइम्स क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड मैनेजमेंट। इनकी जो टेक्निक्स हैं या जो मेथड्स हैं उनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हीं टॉपिक को प्रिपेयर करो, आप पहले इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, फिर जो आपका बचता है फिर उसके बाद आप प्रिपेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते हो। आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जिन टॉपिक्स पे लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसमें आपका जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड होते हैं ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, उस पर आप बहुत अच्छे तरीके से उन पे काम करिए और उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, फिर ट्रेड यूनियंस में आपका जो मैच द फॉलोइंग बहुत क्वेश्चन फंसता है टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियन से। ठीक है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। फिर टाइप्स ऑफ स्ट्राइक पे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एंड रिलेशन और ग्रीवियंसेस हैंडलिंग, कहीं ना कहीं उस पे भी क्वेश्चंस आता है। ग्रीवियंस का आपका जो प्रोसेस होता है उस पे बहुत टाइम से क्वेश्चंस आए हैं और कई बार वो चीज रिपीट हुई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका एम्प्लॉय इंगेजमेंट, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर हम बात कर रहे हैं दूसरी यूनिट या दूसरा आपका जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि हर बार लगातार जब से मैंने एग्जाम दिया है कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स का वेटेज चेंज होता रहा है। कहीं जब मैंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था फाइनेंस का बहुत ज्यादा वेटेज था फर्स्ट और सेकंड टाइम, लेकिन लास्ट टाइम आपका फाइनेंस का कम वेटेज था, लेकिन मार्केटिंग मैनेजमेंट का वेटेज हमेशा सेम रहता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता, उससे क्वेश्चंस हर बार ही अच्छे खासे आते हैं। ठीक है,
तो हम मार्केटिंग मैनेजमेंट पे बात करते हैं, तो आपका मार्केटिंग जो कंसेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। आपका सबसे पहले एक्सचेंज कंसेप्ट, फिर आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट, देन प्रोडक्ट कंसेप्ट, देन सेलिंग कंसेप्ट, देन आपका इसके बाद आपका आता है मार्केटिंग कंसेप्ट, फिर सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, देन होलिस्टिक मार्केटिंग। तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और देखो कि ये कैसे आए हुए हैं। इस पे मैंने एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं, इन्हीं कंसेप्ट से आपका निकला है मार्केटिंग मायोपिया, इससे रिलेटेड है, तो इन दोनों को साथ में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चंस फंसते हैं। फिर दूसरा जो टॉपिक है आपका 4 P's, 7 P's एंड 4 C's। देखो 4 P's आपका गुड्स के केस में होता है, 7 P's आपका सर्विस के केस में होता है, आपको बहुत अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। 7 C's क्या है वो भी आप बहुत अच्छे से देखो। फिर इसके बाद किसने दिया है पर्टिकुलर 4 P's आपका किसने दिया, 7 P's आपका किसने दिया, 4 C's किसने दिया है, किस ईयर में दिया है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका STP, जिसे बोलते हैं सिगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इनसे भी क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं, खासकर सिगमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपका सिगमेंटेशन के काफ़ी सारे मेथड हैं, उनको आप बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर हम बात करते हैं ब्रांड मैनेजमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्रांड मैनेजमेंट से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। आपका ब्रांड इक्विटी पे क्वेश्चन आता है, ब्रांड नेम पे आता है, ब्रांड एक्सटेंशन पे आता है, लॉयल्टी पे आता है, ब्रांड सेटिस्फैक्शन पे आता है। इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ो और इनको प्रिपेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन हर बार आता है। और मार्केटिंग कंसेप्ट की बात करें, लास्ट टाइम जो मैंने एग्जाम दिया था उसमें मार्केटिंग कंसेप्ट की एक आपकी केस स्टडी आई थी, बहुत सिंपल थी। अगर आपको मार्केटिंग कंसेप्ट पता होंगे तो आपको केस स्टडी भी पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इतना सिंपल था, ठीक है। एंड इसके अलावा आप लोग भी कमेंट करो कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आज बता रहा हूं, इनके अलावा वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं, तो दूसरे लोगों को उससे हेल्प मिलेगी। और कोशिश हमेशा करो एक दूसरे की हेल्प करो। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप कहीं आगे बढ़ रहे हो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कोई ना कोई हेल्प कर रहा है आपके बढ़ने पे, ठीक है। उस बेसिस पे चलो आप। फिर एडवर्टीजमेंट के जो मेथड्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, वो भी कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिटेल आउटलेट्स, ठीक है, इस पे जो आपका क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस पे भी। उस पे आपके जो रिटेल आउटलेट्स के टाइप हैं, जैसे आपका सुपरमार्केट होता है, सुपर स्टोर होता है, डिस्काउंट स्टोर होता है, कन्वीनियंस स्टोर होता है, तो उन पे क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का आपका प्रोसेस क्या है, फिर प्रोसेस पे पर्टिकुलर आपके जितने स्टेप्स हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, उनके अंदर क्या आता है। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिनको पता हो बताना। गो एरर और ड्रॉप एरर एक आपका पार्ट होता है एक प्रोसेस का, वो किसका पार्ट होता है एंड ये क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ एक बार। फिर आपका प्रोडक्ट मिक्स जो है, जैसे आपकी प्रोडक्ट लाइन, लेंथ, डेप्थ, विड्थ, इन सब चीज़ों पे भी ये क्वेश्चन आता है। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट नहीं, सॉरी, मार्केटिंग और मैनेजमेंट दोनों हो सकता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 8 आपकी मैनेजमेंट की। देखो इसमें क्या है कि इसमें कोई एक आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 3 से 4 सब्जेक्ट आपके इंक्लूडेड हैं और इनसे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। आप मान के चलो आपके किसी यूनिट से क्वेश्चन मिले ना मिले, सबसे ज़्यादा इस यूनिट से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यूनिट है। सबसे पहले तो आपका पूरा रिसर्च मेथोडोलॉजी इस पे इंक्लूड है जो आप पेपर 1 में पढ़ते हो, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जिसका पेपर 1 पे रिसर्च मेथोडोलॉजी इतना अच्छा नहीं है, वो हाइपोथेसिस और सैम्पलिंग बहुत अच्छे से पढ़ के जाना ही जाना है आपको। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, फिर इसके बाद आपका नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग के मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, मतलब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पूरे मेथड्स हैं उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आपको मिलता ही मिलता है। फिर हम बात करते हैं रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है वो पढ़ के जाइए और इन दोनों के फॉर्मूलेस आप पढ़ के जाइए, ठीक है, उतने से आपका काम हो जाता है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्ट एंड CPM पे भी कहीं ना कहीं असर्शन और रीजनिंग करके एक क्वेश्चन फंसता है हर बार, या तो मैच द फॉलोइंग करके कोई ना कोई क्वेश्चन पर्ट और CPM पे जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिया है हमेशा ही फंसा है। आप खुद देख सकते हो ये सिर्फ जो भी मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं प्रॉपर एनालिसिस की है। जितने भी आपका जब से एग्जाम ऑनलाइन होने लगा है तब से मैंने सारे पेपर उठाए हैं और उनको प्रॉपर देखा है कि किस टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको ये सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, ठीक है।
ट्रांसपोर्टेशन को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन से भी कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है। फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे भी क्वेश्चन आता ही आता है आपके। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी एक होता है, वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि आपके ये 3 इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं आपका, जैसे एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सब है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में चाई स्क्वायर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर मेजर ऑफ डिस्पोजन, ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो बहुत सारे मेथड्स हैं आपके, जस्ट इन टाइम हो गया, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है और कोशिश ये करना है कि उनका कहीं ना कहीं जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा MCQ लगाओ, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है फैक्ट्री लोकेशन एंड लेआउट्स, इसके भी टाइप्स होते हैं। मैंने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का पूरा MCQ दिया है। बेसिकली मैंने जितनी भी आपकी यूनिट्स है इन पे काफ़ी सारे MCQ दिए हैं, और जितने भी मेरे MCQ हैं, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स का कहीं ना कहीं रिपीटिशन होता है बार बार। आपका जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है पेपर 2 में, आपके जो पर्टिकुलर MCQ के या जो क्वेश्चंस होते हैं वो चेंज होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, मैं मानता हूं पेपर 2 में, लेकिन जो कंसेप्ट होता है वो हर बार ही सेम होता है, ठीक है। तो आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, और मैंने वही फोकस किया है। जितने भी MCQ के वीडियो बनाए हैं पेपर 2 में, आप जाके देख सकते हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मैं गारंटी से बोल सकता हूं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेंचमार्किंग क्या होती है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। 6 सिग्मा है, आईशो 9000 सीरीज जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने इस बार लास्ट में इसलिए रखा है, इसका वेटेज हर बार ज़्यादा होता था जितनी बार भी मैंने एग्जाम दिया, लेकिन लास्ट टाइम इसका वेटेज बहुत कम था। ना ही इससे कोई न्यूमेरिकल आया था, 1 या 2 न्यूमेरिकल आए थे, और उससे पहले तक हर बार इससे एक ना एक न्यूमेरिकल आता था, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको फाइनेंस कैसे पढ़ना है, मैंने वो भी आपको प्रॉपर बताया हुआ। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल डिसीजन एरिया पढ़ने हैं, जो कि आपके 3 होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, एंड तीसरा आपका जो होता है डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ो, जिसमें एन्युटी एंड परपेचुइटी आएगा। फिर इसके बाद आप कैपिटल बस्टिंग टेक्निक्स पढ़िए। फिर आप लीवरेज पढ़िए। ये जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस में, इनसे क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। फिर आप कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी पढ़िए, रिलेवेंस और इनरिलेवेंस जो भी हैं। फिर डिविडेंड थ्योरी, आपकी रिलेवेंस और इनरिलेवेंस जो है उनको बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर पोर्टफोलियो थ्योरीज को बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, पोर्टफोलियो थ्योरीज को छोड़ते हैं, बिल्कुल मत छोड़ो, इससे भी बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, इसको बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है इस टॉपिक को। फिर आता है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, मैंने खुद पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, जितना भी है आपका ऑप्शन, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड एंड स्वैप, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर टाइप्स ऑफ रिस्क आता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, वो भी मैंने आपको कराया हुआ है, और इसके भी मैंने बहुत सारे MCQ आपको कराए हुए हैं इतने टॉपिक से। फिर आती है इंटरनेशनल बिजनेस या यूनिट 9, जिसमें आपका इंटरनेशनल बिजनेस और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस का भी बहुत अच्छा खासा इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले जो पढ़ना है, जितनी भी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल बिजनेस की, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा उनके बारे में पढ़ो, मतलब इतना डीप में मत पढ़ो कि बहुत ज्यादा डीप में आप घुस जाओ, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में आपको पता हो, ताकि अगर आपसे बेसिक कोई क्वेश्चंस पूछे जाएं उस पर तो आप इजीली उसको आंसर दे सको, ठीक है। फिर आपके जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, गैट हो गया, फिर इसका WTO, ये WTO में कैसे चेंज हुआ, फिर जो आपका WTO में इसके अलावा क्या क्या एडिशनल चीजें होती हैं, ये तो आपका इंक्लूड था ही, इसके अलावा और भी चीजें इंक्लूड हुई थी, उनको देखो। IMF देखो, वर्ल्ड बैंक देखो, इनके इस्टेब्लिशमेंट ईयर्स देखो, उनको बहुत अच्छे से देखो, और इस पर थोड़ा कभी कभी करंट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनको भी कोशिश करो टैकल कर सको उन सारे क्वेश्चंस को। फिर हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रीजनल ब्लॉक्स हैं। इस पे जो मैंने देखा है कि हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, और जो क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं वो आपकी बोल सकते हो किस्मत पे भी डिपेंड करता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं आप पूरे नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ये सारे जितने भी रीजनल ब्लॉक हैं बहुत बड़े हैं। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि कौन सी नई कंट्री जो इसकी मेंबर बनी, कभी कभी लैंग्वेज पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसकी लैंग्वेज की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्टिकुलर आपकी रीजनल ब्लॉक की क्या है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे रिलेटेड है आपका कैपिटल एंड करंट अकाउंट, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। फिर FDI एंड FII के जो टाइप्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, और FDI एंड FII में डिफरेंस क्या है उसको बहुत अच्छे से देखिए, ठीक है।
फिर आती है मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। बहुत सारे मेथड्स होते हैं अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट में इंटर होना है, तो जैसे आपका हो गया जॉइंट वेंचर हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया और लाइसेंसिंग हो गया, ठीक है। और आपका और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, उन सारे मेथड्स को बहुत अच्छे से डिस्कस या अच्छे से, मतलब डिस्कस का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप कोशिश ये करो जब उनको लगा रहे हो तो उनके जितने हो सके उतने एमसीक्यू लगाओ, क्योंकि एमसीक्यू से आपका कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल की जो लर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इंपैक्ट होती है। जब आप एमसीक्यू लगाते हो वो आपके रिफ्लेक्टिव लेवल लर्निंग में कहीं ना कहीं जाता है, तो उसको आप समझो। फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है रीजनोसेंट्रिक, जियोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में बेसिक आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, इस पर आपको कोशिश ये करनी है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रॉपर आपको देखना है कि टीपीएस क्या होता है, एमआईएस क्या होता है, डीएसएस क्या होता है, ईएसएस क्या होता है और कौन किस लेवल पे काम करता है, ये बहुत पूछा जाता है। कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपका लोअर लेवल पे काम करता है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपका मिडिल लेवल पे काम करता है, कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपका हायर लेवल पे काम करता है। तो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो और उसके एमसीक्यू लगाओ जितने हो सके। फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। फंड फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने आपको एक वीडियो भी बनाई है, बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप जाके देख सकते हो, आपके जितने भी कंसेप्ट हैं ईजिली क्लियर हो जाएंगे इस पर, ठीक है। बहुत सिंपल टॉपिक है और लेकिन हर बार कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। लास्ट टाइम पे भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और बेसिक क्वेश्चंस आए थे, ऐसा नहीं कि बहुत हायर लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आपके अगर कंसेप्ट्स क्लियर है ना, आपकी बेसिक चीजें क्लियर है टॉपिक को लेकर, तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती इस एग्जाम में, आप इजिली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉस्ट वैल्यू प्रॉफिट एनालिसिस, जिसमें आपका पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और ये सारे टॉपिक्स, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। उनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। वेरिएंस भी आपका कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इससे आपका लास्ट ईयर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था और बढ़िया खासा अच्छे खासे लेवल का था। जियो बेस्ड बजटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर हम चलते हैं ओबी एंड मैनेजमेंट, जो कि अच्छा खासा वेटेज है इसका भी। तो इसमें जो थ्योरीज हैं उनके बारे में सबसे पहले आपको देखना है कि मैनेजमेंट की जितनी भी थ्योरी, साइंटिफिक हो गया, फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, फिर मॉडर्न हो गया, ये कैसी आई हैं, इन पे भी इस बार क्वेश्चन आए थे। 2 से 4 क्वेश्चन आए थे, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन थे कि कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ है, कैसे सबसे पहले कौन आया था, सबसे उसके बाद कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, सिर्फ इतना था, कोई ज्यादा लेवल उसका बहुत हाई लेवल नहीं था, ठीक है। फिर आप देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें आपका प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये जो है इनको बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर बिजनेस इथिक्स एंड सीएसआर बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये आपके एग्जाम में आता ही आता है किसी ना किसी तरीके से, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर मोटिवेशन की जो आपकी थ्योरीज बहुत बड़ा, ये बहुत इंपॉर्टेंट या बोलें कि बहुत बड़ा इसका सिलेबस है आपका ओबीएन मैनेजमेंट का। तो इसमें आपको जो थ्योरीज है मोटिवेशन की थ्योरीज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लीडरशिप की जो थ्योरीज हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटीट्यूड से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो एटीट्यूड को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। और लर्निंग थ्योरीज जो है उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करो। लर्निंग थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप पढ़ सकते हो क्योंकि आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं होता क्या है कि एक कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से रिलेटेड होता है, तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। फिर कॉन्फ्लिक्ट की स्टेजेस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और कई बार आई है, कभी तो डायरेक्ट स्टेज पूछ लेते हैं आपसे। ग्रुप डेवलपमेंट के साथ भी वही चीज है, ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेजेस बहुत बार पूछी गई हैं, तो वो भी आप बहुत अच्छे से पढ़ो। फिर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और स्पेन ऑफ कंट्रोल जो होता है वो भी आपसे बहुत टाइम्स पूछा जाता है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसका फॉर्मूला क्या होता है स्पेन ऑफ कंट्रोल का, उसको पढ़ो। फिर ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड चेंजेस का जो आपका है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ो, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जब तक ऑफलाइन पेपर था तब तक वेटेज बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जब से पेपर ऑनलाइन होने लगा है इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा सा कम हो गया मुझे लगता है। तो आपका यूटिलिटी और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, इंडिफरेंस से तो पक्का ही पक्का आपको एक ना एक क्वेश्चन मिलता ही, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। मैथड्स ऑफ इलास्टिसिटी, मैथड्स ऑफ इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। फिर प्रोडक्शन फंक्शन या आइसो क्वांट या आइसो कॉस्ट, इससे भी आपका क्वेश्चन
क्वेश्चन आता है। प्राइसिंग मेथड्स जो भी हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कीमिंग हो गया, पेनिट्रेशन प्राइसिंग हो गया, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग हो गया, और भी बहुत सारे प्राइसिंग के मेथड्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, उससे भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा 1-2 पक्का। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, इसमें डिफरेंस क्या है बहुत अच्छे से पढ़ो। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर बार, ठीक है। फिर हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसमें आप बेसिक चीजें पढ़ो कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोसोनी क्या होता है, आपका ओलिगोपोली क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा बेसिक चीजें पता होती हैं तो आप इजीली कर लोगे। इसके अलावा आप ये भी देखो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशंस क्या होती हैं हर आपके टाइप के कॉम्पिटिटिव मार्केट में, और इसके अलावा आप ये देखो कि डिमांड कब किसका कैसा होता है, उस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर फोरकास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़ो। नेशनल इनकम एंड इन्फ्लेशन आपका हर बार ही आता है। नेशनल इनकम में क्या है कि एक आपका कहीं ना कहीं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन होता है, जिसमें जीएनपी, जीडीपी और बहुत सारे एनएनपी, ये सारी चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। फिर हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन को भी बहुत अच्छे से आप पढ़ो, इन्फ्लेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट जो और बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है आपकी ईडी, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसको भी आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस फंस जाते हैं, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि इन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ईडी का सिलेबस भी बहुत वास्ट है, लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इसको छोड़ते हो, तो छोड़ो मत इतने, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते आपका कहीं ना कहीं मोटिवेशन खत्म हो जाता है तब तक। तो आप जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। टाइप्स ऑफ इंटरप्रेन्योर एंड टाइप्स ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, और इन दोनों में डिफरेंस भी कहीं ना कहीं आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस डिफरेंस को समझो। टाइप्स ऑफ इनोवेशन से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, और एमएसएमई सेक्टर से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, फाइनेंसिंग से, ठीक है। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो एमएसएमई में फाइनेंस करती हैं, या स्मॉल स्केल जो आपकी इंडस्ट्री है, सिक इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन होगा, और आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनसे भी क्वेश्चंस आपको हर बार ही मिलता है, तो आप उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड हाँ, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सके उतना शेयर करो और अपना फीडबैक दो, और जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा वीडियोस को लाइक मिलेंगे यार, उतना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और ऑब्वियस सी बात है यार, कहीं ना कहीं जब आप किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हो तो वो आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहेगा। जब आप किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हो तो उसको उतना मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मैं ये बोलूँगा जल्दी आप लोग खूब सारा शेयर करो और खूब सारा वीडियो को लाइक करो, और भी बहुत अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, और मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी बनाए हुए हैं मैनेजमेंट पे जो एमसीक्यू पे हैं, आप जाके देखो। लास्ट टाइम मेरे जो एमसीक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, इवन सेम टू सेम मिले थे बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग जो हैं जिन्होंने लास्ट टाइम मेरे से एमसीक्यू किए हैं सिर्फ उन्होंने, और उनका जेआरएफ निकला है, काफ़ी सारे लोगों को नेट भी निकला था का, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में होंगे तो आप लोगों ने देखा भी होगा उस चीज़ को। तो मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इस टाइम भी बहुत सारे एमसीक्यू लाऊं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और खूब सारा शेयर करो। थैंक यू।